हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम ट्रांजिस्टर बायसिंग तथा ऑपरेटिंग बिंदु का स्थायीकरण है, तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 2021 का ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड में होगा और जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपके लिए सीरीज को हम लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी हम वीडियो डालें आपसे मिस होने ना पाए, और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। और इसका अगर PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जा कर के ले लीजिएगा, वहाँ पे यही नाम डालेंगे पॉलिटेक्निक क्लासेस स्टूडेंट। तो क्या नाम डालेंगे पॉलिटेक्निक क्लासेस स्टूडेंट, तो आ जाएगा वहाँ पे। तो लोगो जो इस पे लगा है वही लोगो वहाँ पे भी लगा है, तो वहाँ से जाकर के इसका PDF लोड कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर बायसिंग तथा ऑपरेटिंग बिंदु का अस्थायीकरण जो आपका चैप्टर है, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना आपको बता दें। देखिए इसके पहले आपने पढ़ा था द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर के बारे में कि ये द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर क्या होता है और उसमें क्या कहते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसकी बायसिंग कैसे करते हैं। तो उसमें केवल थोड़ा सा उसके बेसिक के बारे में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर का बायसिंग कैसे करते हैं और ऑपरेटिंग बिंदु का स्थायीकरण कैसे करते हैं, और हम बायसिंग क्यों करते हैं और ऑपरेटिंग बिंदु का स्थायीकरण क्यों करते हैं, फिर चाहे आपको बता देते हैं इस चीज़ को। देखिए जब हम ट्रांजिस्टर का जो यूज करते हैं प्रवर्धक के रूप में, आपको पता होगा, तो प्रवर्धक के रूप में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो देखिए मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो मतलब धारा का जो क्या बोलते हैं सिग्नल का प्रवर्धन ऐसे नहीं करने लगता है। तो उसको मान लीजिए हमने क्या क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर को हमने बैटरी से जोड़ दिया और उसका प्रवर्धन होने लगा, तो ऐसे कभी नहीं होता है। प्रवर्धन मतलब सिग्नल का अगर अच्छे से प्रवर्धन होना है तो उसके लिए उसकी अच्छे से बायसिंग करनी पड़ेगी ट्रांजिस्टर की, और दूसरी चीज़ उसका ऑपरेटिंग बिंदु जो होता है उसका अस्थायीकरण करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तो तभी जो है प्रवर्धन अच्छे प्रकार से हो पाएगा। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में ट्रांजिस्टर के बायसिंग और ऑपरेटिंग बिंदु के अस्थायीकरण के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर का बायसिंग कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग बिंदु का अस्थायीकरण कैसे करते हैं। तो ऑपरेटिंग बिंदु का अस्थायीकरण से तात्पर्य यह है कि मतलब जो हमारा सिग्नल प्रवर्धक होता है वो सिग्नल का अच्छे से जो है ट्रांसफ़र करता है अस्थायीकरण ऑपरेटिंग बिंदु के होने से, तो इसीलिए सारी चीज़ें इसमें होती है। बाकी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करने से पूर्व उसकी बायसिंग करते हैं। तो देखिए ट्रांजिस्टर को यदि प्रवर्धक के रूप में आपको यूज़ करना है तो उसकी बायसिंग पहले हम कैसे करते हैं, यानी कि यूज़ करने से पहले उसकी बायसिंग करते हैं। तो ऐसी बायसिंग करते हैं या फिर DC बायसिंग करते हैं या फिर दोनों करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर हमने बता दिया था कि हमने बार बार एक बैटरी को जोड़ा, तो सारी चीज़ें हमने बैटरी को लेकर के किया था। तो मतलब यहाँ पे DC बैटरी में DC धारा होती है, तो इसीलिए यहाँ पे DC बायसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो प्रवर्धक जो अगर यदि हम ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका जो हम बायसिंग करते हैं वो DC बायसिंग करते हैं परिपथ का, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। बाकी AC बायसिंग तो नहीं करते हैं और C वाला भी नहीं होगा सही और D वाला भी नहीं होगा सही, यहाँ केवल ऑप्शन ही सही होगा, ऑप्शन भी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऑपरेटिंग बिंदु को किसके मध्य रखा जाता है। तो देखिए ऑपरेटिंग बिंदु को हम किसके मध्य रखते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए निष्क्रिय क्षेत्र के मध्य, ऑप्शन बी सक्रिय क्षेत्र के मध्य, और ऑप्शन सी है कटाव बिंदु के मध्य बिंदु में, और ऑप्शन डी ननाबदेश। देखिए ऑपरेटिंग बिंदु के किसके मध्य रखा जाता है, तो आपको पहले बता दें कि ऑपरेटिंग बिंदु क्या होता है। देखिए इस प्रकार से हमारा अगर हम ग्राफ के माध्यम से बताएं आपको, तो यहाँ पे ऐसे हमारा क्या होता है, मतलब एक सीधी रेखा जाती है और यहाँ पे ऑपरेटिंग बिंदु होता है मतलब सक्रिय क्षेत्र में। आपको पता होगा कि यदि हमने इसे ग्राफ बनाया था तो वहाँ पे सक्रिय क्षेत्र बना था इसके पहले वाली वीडियो में, और यहाँ पे नीचे जो था कटाव क्षेत्र था, तो सारे मतलब कटाव क्षेत्र था और एक जगह निष्क्रिय क्षेत्र था। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें आपको बताई थी इसके पहले की वीडियो में, तो वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेटिंग बिंदु को किसके मध्य रखा जाता है। तो ऑपरेटिंग बिंदु को हमेशा हम सक्रिय क्षेत्र के मध्य बिंदु में रखते हैं। सक्रिय क्षेत्र जैसे मान लीजिए हम ग्राफ के माध्यम से बताए तो हमारा सक्रिय क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे एक लीनियर रेखा होगी तो मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, मतलब इसके मध्य बिंदु में यहाँ पे रखते हैं
सक्रिय क्षेत्र के मध्य बिंदु में हम ऑपरेटिंग बिंदु को रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निष्क्रिय क्षेत्र में नहीं रखते हैं और कट ऑफ क्षेत्र में नहीं रखते। अच्छा, इनमें क्यों नहीं रखते? क्योंकि अगर इनमें हम रख देंगे तो जो हमारा सिग्नल, जो हमारा प्रवर्धक होगा वो सिग्नल को अच्छे से प्रभावित नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब इनके मध्य रखते हैं तो ऑपरेटिंग बिंदु जो है मध्य में ना आकर के कहीं यहाँ पे आ जाता है, तो कहीं यहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए निष्क्रिय क्षेत्र और कट ऑफ क्षेत्र में नहीं रखते हैं, तो हम रखते किस में? सक्रिय क्षेत्र में। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है देखिए, ऑपरेटिंग बिंदु को सक्रिय क्षेत्र के मध्य में ही क्यों रखते हैं? तो देखिए ऑपरेटिंग बिंदु को सक्रिय क्षेत्र के मध्य में ही क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ताकि वोल्टेज ना प्रवाहित हो, ऑप्शन बी ताकि ऑपरेटिंग बिंदु के दोनों ओर परिवर्तन के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑपरेटिंग बिंदु को सक्रिय क्षेत्र के मध्य हम इसलिए रखते हैं ताकि जो है ऑपरेटिंग बिंदु को दोनों ओर परिवर्तन के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। मतलब जब परिवर्तन होगा तभी धारा का सिग्नल का प्रवाह होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि क्या है कि ताकि ऑपरेटिंग बिंदु के दोनों ओर परिवर्तन के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और ताकि वोल्टेज ना प्रवाहित हो, देखिए वोल्टेज तो यहाँ पे तो कोई लेना देना है नहीं, और ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद करिएगा। बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या है कि ऑपरेटिंग बिंदु को कट ऑफ या संतृप्त क्षेत्र के निकट रखने पर प्रवर्धन के निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ऑपरेटिंग बिंदु को कट ऑफ या संतृप्त क्षेत्र के निकट रखने पर प्रवर्धन के निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमने आपको अभी बताया था कि ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए आउट तरंग के आकार में परिवर्तन होता है, आउटपुट तरंग के आकार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी सिग्नल अच्छे से प्रभावित होता है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑपरेटिंग बिंदु को कट ऑफ या सक्रिय क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र के निकट रखने पर प्रवर्धन के निष्पादन पर हमारा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कि आउटपुट तरंग के आकार में विरूपण हो जाता है। आउटपुट तरंग के आकार का विरूपण का मतलब कि वो जो है अच्छे से प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो ऑपरेटिंग बिंदु को कट ऑफ या फिर संतृप्त क्षेत्र के निकट रखने पर प्रवर्धन के निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि आप आउटपुट तरंग के आकार में विरूपण आ जाता है, जिससे जो है सिग्नल का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ऑपरेटिंग बिंदु को शिफ्ट करने वाले कारक हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग बिंदु को शिफ्ट करने वाले कारक, ऑप्शन ए पैरामीटर का परिवर्तन, ऑप्शन बी ताप में परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑपरेटिंग बिंदु को शिफ्ट करने वाले कारक, तो पहले शिफ्ट करने का मतलब समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए सक्रिय क्षेत्र में ऑपरेटिंग बिंदु मान लीजिए मध्य बिंदु में है, तो अगर यहाँ से बिंदु यहाँ पे चला है या फिर ये बिंदु यहाँ से यहाँ पे चला है, तो ये इसको कहते हैं शिफ्टिंग हो गई बिंदु की। तो शिफ्टिंग होने के क्या क्या कारण होते हैं तो आपको बता दें। पहला कारण पैरामीटर का परिवर्तन होता है, दूसरा कारण होता है ताप में परिवर्तन है। अगर ताप को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा कि लीकेज धारा प्रभावित होती है, जिससे क्या कहते हैं कलेक्टर धारा उत्पन्न होगी, और कलेक्टर धारा के उत्पन्न होने से थर्मल रनवे हो जाता है। थर्मल रनवे का मतलब क्या होता है कि ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे ऑपरेटिंग बिंदु जो है शिफ्ट हो जाता है, मतलब अपने मध्य बिंदु को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर स्थित है तो यहाँ से हट करके यहाँ पे चला आता है, यहाँ पे चला जाता है। तो इसीलिए ताप में परिवर्तन होने से इस प्रकार से होता है। बाकी पैरामीटर में परिवर्तन होने का मतलब अल्फ़ा और बीटा का जो मान होता है उसके मान में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो पैरामीटर में परिवर्तन भी इसी प्रकार से होता है। तो इनके कारण भी ऑपरेटिंग बिंदु का जो है शिफ्टिंग हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपसे कैसे भी पूछ सकता है, पैरामीटर का परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, तो कोई दोनों ऑप्शन आपको याद होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को शेयर भी करते चलें। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर धारा का मान निर्भर करता है। देखिए ट्रांजिस्टर की कलेक्टर धारा जो हमारी होती है IC, तो उसका मान निर्भर करता है ऑप्शन ए लीकेज धारा पर, ऑप्शन बी एमीटर धारा पर, ऑप्शन सी बेस धारा पर, ऑप्शन डी सभी पर। देखिए दोस्तों बता दें कि ट्रांजिस्टर की अभी हमने बताया कि ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर धारा है अगर बढ़ेगी तो लीकेज धारा भी बढ़ती है, यानी लीकेज धारा अगर बढ़ रही है कलेक्टर धारा भी बढ़ेगी। तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या समानुपाती हैं। तो इसीलिए जो कलेक्टर धारा का मान निर्भर करता है लीकेज धारा पर निर्भर करता है, एमीटर पर नहीं करेगा, बेस पर नहीं करेगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि थर्मल रनवे से बचा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए अभी मैंने आपको बताया कि थर्मल रनवे कैसे होता है कि जब हम लीकेज क्या कहते हैं
ट्रांजिस्टर के ताप में कुछ भी कह सकते हैं कि जब हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो एक लीकेज धारा उत्पन्न होती है। तो लीकेज धारा जो है कलेक्टर धारा को आईसी को क्या करती है भी बढ़ा देती है, मतलब परिवर्तन कर देती है। जब इसमें परिवर्तन होता है तो एक थर्मल रन में होता है। तो वहीं से थर्मल रन में जो होता है जब लीकेज धारा में लीकेज धारा या लाई जो धारा होती है उसमें परिवर्तन होता है, तो कलेक्टर धारा में परिवर्तन होता है। जब देखिए कलेक्टर धारा में परिवर्तन होता है तो लीकेज थर्मल रन में हो जाता है। तो इसीलिए थर्मल रन में जब हो जाता है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन है हीट सीकिंग का यूज करके, ऑप्शन है प्रतिरोध का यूज करके, ऑप्शन सी वोल्टेज बढ़ा करके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हीट सीकिंग का यूज करके। क्या है कि यदि हम हीट सीकिंग का यूज कर देते हैं तो इसमें क्या करता है, हीट को जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ज़्यादा, तो उसको हीट सिंक हमारा होता है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिससे थर्मल रन में कम होता है। और जो हमारा ट्रांजिस्टर का जो क्या कहते हैं बिंदुकरण होता है, तो उसका जो है बिंदुकरण आसानी से हो जाता है। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 क्या है कि थर्मल रनवे से ट्रांजिस्टर हो जाता है। देखिए थर्मल रनवे से ट्रांजिस्टर क्या होता है, ऑप्शन ए नष्ट होता है, ऑप्शन बी अच्छा हो जाता है, ऑप्शन सी नष्ट नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी मैंने बताया कि जब थर्मल रनवे होगा तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ताप में परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी ताप में, तो ऑटोमेटिकली वो परिपथ का जो है सारा चीज़ इधर उधर कर देगा। मतलब ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा कि नष्ट कर देगा, कहने का मतलब हमारा ये है। तो यहाँ पे तो थर्मल रनवे से ट्रांजिस्टर हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें थर्मल रनवे से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं कि यहाँ पे हीट सिंक का यूज़ कर देते हैं ट्रांजिस्टर में, तो हम थर्मल रनवे से बच जाते हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग बिंदु पर ताप तथा ट्रांजिस्टर पैरामीटर में परिवर्तन आदि के प्रभाव को नष्ट किया जाता है। तो देखिए ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग बिंदु पर ताप तथा ट्रांजिस्टर पैरामीटर में परिवर्तन आदि के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है बायस अस्थायीकरण करके, ऑप्शन बी बायस कॉन्फ़िगरेशन करके, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग बिंदु पर ताप और पैरामीटर में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ताप और पैरामीटर परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, बायस अस्थायीकरण का ऑप्शन हो जाएगा। मतलब बायस अस्थायीकरण हम इसीलिए करते हैं ताकि हम जो है ऑपरेटिंग बिंदु का अस्थायीकरण आसानी से कर पाएँ, जो मतलब जो पैरामीटर उत्पन्न हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न ना हो और ताप परिवर्तन हो जाता है, तो सारी चीज़ें ना हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ट्रांजिस्टर का बायस अस्थायीकरण करते हैं, जिससे जो है ऑपरेटिंग बिंदु का अस्थायीकरण आसानी से हो पाए और ताप में परिवर्तन हो, पैरामीटर में परिवर्तन होने से ऑपरेटिंग बिंदु पर कोई प्रभाव ना पड़े और हमारा सिग्नल जो है आसानी से प्रभावित हो पाए। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी होगा नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बायस परिपथ की विशेषताएँ होती हैं। तो देखिए बायस परिपथ की बात की गई यहाँ पे कि इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। ऑप्शन ए है ताप में परिवर्तन होने पर भी ऑपरेटिंग बिंदु स्थिर रहे। क्या है कि ताप में परिवर्तन होने पर भी ऑपरेटिंग बिंदु स्थिर रहे। ट्रांजिस्टर के पैरामीटर अल्फ़ा और बीटा में परिवर्तन होने पर भी ऑपरेटिंग बिंदु स्थिर रहे। वह ऑपरेटिंग बिंदु को आउटपुट अभिलक्षण के सक्रिय क्षेत्र के मध्य में निश्चित कर दे। यानी यहाँ पे ऑप्शन डी हमने दिया उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो सारे ऑप्शन ए बी सी हमने दिए हैं ये सारे बायस परिपथ की विशेषताएँ हैं कि बायस परिपथ के गुण क्या हैं कि ताप में परिवर्तन होने पर भी ऑपरेटिंग बिंदु को स्थिर कर देता है। मतलब अगर हम ट्रांजिस्टर का बायस कर देते हैं, अस्थायीकरण कर देते हैं, बायस अस्थायीकरण, तो क्या होता है कि ताप में अगर यदि परिवर्तन हो रहा है तब भी ऑपरेटिंग बिंदु हमारा स्थिर रहेगा और पैरामीटर में यदि परिवर्तन हो रहा है तब भी ऑपरेटिंग बिंदु हमारा स्थिर रहेगा। और देखिए तीसरा क्या है कि आउटपुट अभिलक्षण को सक्रिय क्षेत्र के मध्य में निश्चित कर देता है। ऑपरेटिंग बिंदु के आउटपुट अभिलक्षण को क्या कर देता है, सक्रिय क्षेत्र के मध्य बिंदु में स्थित कर देता है। तो ये सारे जो है ट्रांजिस्टर को यदि हम बायस करते हैं तो ये सारी विशेषताओं के कारण ही हम ऐसा करते हैं ताकि जो है सारी चीज़ें मतलब सिग्नल का आसानी से प्रवर्धन हो पाए। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि स्थिरता गुणांक का सूत्र होता है। तो स्थिरता गुणांक का फार्मूला क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए है एस बराबर डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई, और बी वाला है एस बराबर डेल्टा आई सी बी ओ बटे डेल्टा आई सी, सी वाला है दोनों और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्थिरता गुणांक का जो सही फार्मूला होता है यहाँ पे हमारा होता है एस बराबर डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई। तो डेल्टा आई सी हमारा है धारा में कलेक्टर धारा में सूक्ष्म परिवर्तन और आई जो है धारा में सूक्ष्म परिवर्तन।
तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका स्थिरता गुणांक का फार्मूला हो जाएगा S बराबर डेल्टा आई सी अपन डेल्टा आई हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में अगर आता है तो इस पर देखिए न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लें। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि स्थिरता गुणांक का मान कम होने पर ऑपरेटिंग बिंदु की स्थिरता होगी। देखिए स्थिरता गुणांक का मान यदि हम कम कर दें तो ऑपरेटिंग बिंदु की स्थिरता होगी। तो ऑप्शन है अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बहुत कम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यदि आप स्थिरता गुणांक का मान कम कर देंगे तो ऑपरेटिंग बिंदु का स्थिरता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि स्थिरता गुणांक क्या होता है। तो देखिए स्थिरता गुणांक जो होता है ये क्या करता है कि मतलब क्या कहते हैं, हमारा धारा के मार्ग में क्या करता है, सूक्ष्म परिवर्तन कर देगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि डेल्टा आई से अपन डेल्टा आई, तो इनके जो अनुपातिक धारा मान होते हैं इनमें क्या करता है, परिवर्तन करता है। और अगर हम स्थिरता गुणांक के मान को कम कर देते हैं तो क्या होगा कि ऑपरेटिंग बिंदु की स्थिरता क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि बायसिंग परिपथ होते हैं। तो ऑप्शन है स्थिर बायस परिपथ। देखिए यहाँ पे बायसिंग परिपथ की बात की जा रही है, कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको ऐसे लिखना था कि बायसिंग परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ऑप्शन ए है स्थिर बायस परिपथ, ऑप्शन डी कलेक्टर बेस बायस परिपथ, ऑप्शन सी एमीटर बायस या सेल्फ बायस परिपथ, ऑप्शन डी है विभाजक बायस परिपथ और ऑप्शन ई क्या है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बायस परिपथ होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप के होते हैं। तो इसीलिए हमने ऑप्शन ई यहाँ पे दिया है कि सारे यहाँ पे बायसिंग परिपथ होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। तो और यहाँ पे हम बात करें, देखिए विभाजक जो बायस परिपथ होता है सबसे अच्छा बायसिंग परिपथ होता है। मतलब धारा के परिवर्धन में क्या कहते हैं, सिग्नल के परिवर्धन में हम इन्हीं का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए यहाँ पे विभाजक बायस परिपथ एक अच्छा माना जाता है परिवर्धन के रूप में। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि स्थिर बायस परिपथ में ऑपरेटिंग बिंदु का मान सूत्र यूज करके करते हैं। तो देखिए स्थिर बायस परिपथ में यदि ऑपरेटिंग बिंदु का मान हमें ज्ञात करना है तो हम किस सूत्र का यूज करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है आई बी बराबर भी सी सी माइनस का भी बी ई बटे आर बी, ऑप्शन बी है आई सी बराबर बीटा अपान आई बी बीटा इंटू आई बी, सी वाला है भी सी ई बराबर भी सी सी माइनस का आई सी आर सी, ऑप्शन डी सभी। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग बिंदु का मान जो है सूत्र इन्हीं का यूज करके ऑपरेटिंग बिंदु का मान याद करते हैं। कि यहाँ से देखिए इस फार्मूले से हम आई बी याद कर लेंगे यानी बेस धारा याद कर लेंगे, यहाँ से कलेक्टर धारा याद कर लेंगे, यहाँ से कॉमन एमीटर धारा वोल्टेज याद कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को याद करके हम ऑपरेटिंग बिंदु का क्या करते हैं, ऑपरेटिंग बिंदु हम स्थिर बायस परिपथ में ज्ञात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारे फार्मूले याद होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी न्यूमेरिकल पूछे तो आपसे मिस ना होने पाए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि फीडबैक प्रतिरोध तथा फीडबैक प्रतिरोध लगा ग्राउंडेड एमीटर परिपथ भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए फीडबैक प्रतिरोध लगा ग्राउंडेड एमीटर परिपथ भी हम किसको कहते हैं। ऑप्शन ए कलेक्टर बेस बायस में, ऑप्शन बी स्थिर बायस परिपथ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे है कलेक्टर बेस बायस परिपथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए फीडबैक प्रतिरोध लगा ग्राउंडेड एमीटर परिपथ भी कहा जाता है। तो हम इन्हीं को कहते हैं, कलेक्टर बेस बायस परिपथ को हम क्या कहते हैं कि फीडबैक प्रतिरोध लगा ग्राउंडेड एमीटर परिपथ, तो इन्हीं को हम बोलते हैं, दूसरा रूप है। तो उसको भी आपको याद होना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कलेक्टर बेस बायस परिपथ के गुण हैं। तो कलेक्टर बेस बायस परिपथ के गुण क्या हैं। ऑप्शन ए है या एक सरल विधि है, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग बिंदु को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान करती है, ताप या ट्रांजिस्टर पैरामीटर में वृद्धि होने पर भी ऑपरेटिंग बिंदु कुछ हद तक स्थिर रहता है। देखिए इसके मतलब 2 गुण हैं कि मतलब एक सरल विधि है और ये जो है ऑपरेटिंग बिंदु को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान करती है, और ताप और ट्रांजिस्टर पैरामीटर में वृद्धि होने पर भी ऑपरेटिंग बिंदु कुछ हद तक स्थिर, मतलब क्या कहते हैं, पैरामीटर में वृद्धि और ताप में वृद्धि जब होती है तब भी क्या करते हैं, ये जो कलेक्टर बेस बायस परिपथ होता है तब भी थोड़ा सा मतलब क्या करता है, ऑपरेटिंग बिंदु का स्थिरता बनाए रखता है। तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बनाए रखता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसके 2 गुण थे, तो आपको याद होना चाहिए। हमने सोचा तो मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो हमने इसको आपके लिए लिया है। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कलेक्टर बेस परिपथ को अधिक प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो देखिए कलेक्टर बेस परिपथ को हम अधिक प्रयोग में हम क्यों नहीं लाते हैं,
क्योंकि आरबी तथा एसी फीडबैक होती है जिससे प्रवर्धन का वोल्टेज लाभ भी कम होता है। देखिए आरबी और एसी फीडबैक होती है जिससे प्रवर्धन का वोल्टेज लाभ भी कम हो जाता है, इसीलिए हम जो है कलेक्टर बेस परिपथ को अधिक प्रयोग में नहीं लेते हैं। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कलेक्टर बेस बायस में ऑपरेटिंग बिंदु निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए कलेक्टर बेस बायस परिपथ में ऑपरेटिंग बिंदु हम इन सूत्रों से ज्ञात करते हैं। पहला है आई बी बराबर, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे कलेक्टर की बात कर रहे हैं हम कलेक्टर बेस परिपथ की, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आई बी बराबर भी सी सी माइनस का भी बी ई और आर बी प्लस बीटा प्लस 1 आर सी हो जाएगा, और आई सी बराबर हो जाएगा बीटा आई बी, और भी सी ई बराबर हो जाएगा भी सी सी माइनस का आई सी प्लस आई बी इंटू आर सी। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो है सारे आंसर हो जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए। बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है कि एमीटर प्रतिरोध युक्त बायसिंग परिपथ का ऑपरेटिंग बिंदु ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आई बी बराबर भी सी सी माइनस का भी बी ई बटे आर बी प्लस बीटा प्लस 1 आर ई, और आई सी बराबर दिया गया बीटा इंटू आई बी भी सी ई बराबर भी सी सी माइनस का आई सी आर सी प्लस आर ई। तो देखिए यहाँ पे हमने फार्मूले लिख दिए हैं तीनों कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एमीटर प्रतिरोध युक्त जो बायसिंग होती है, बायसिंग परिपथ होता है, इसका हम ऑपरेटिंग बिंदु इनके माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो बाकी इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो मतलब कहने का है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला बायसिंग परिपथ है। ऑप्शन ए स्थिर बायस परिपथ, ऑप्शन बी है मीटर प्रतिरोध युक्त परिपथ, ऑप्शन सी विभव विभाजक बायस परिपथ, ऑप्शन डी कलेक्टर बेस बायस परिपथ। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमने अभी भी इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था कि सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जो बायसिंग परिपथ होता है वो विभव विभाजक बायसिंग परिपथ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि देखिए बनाने में काफ़ी मतलब क्वेश्चन को तैयार करने में और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मतलब मेहनत लगता है, तो उसके बदले में आपसे एक लाइक मांग रहे हैं और चैनल को शेयर करना, तो इसीलिए हमें चाहिए और क्या चाहिए। बाकी आप एग्ज़ाम में बेस्ट आप लग रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से नंबर लेकर के। बाकी देखिए 21 क्या है कि निम्न में से किस परिपथ का विश्लेषण थेवेनिन प्रमेय से किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए विभव विभाजक बायस परिपथ, ऑप्शन बी स्थिर बायस परिपथ, ऑप्शन सी एमीटर प्रतिरोध युक्त परिपथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए मतलब जो हम क्या करते हैं परिपथ का विश्लेषण थेवेनिन प्रमेय से करते हैं, तो हम विभव विभाजक बायस परिपथ में करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी स्थिर और एमीटर में हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हम किरचॉफ के नियम से करते हैं जो हमारा होता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि विभव विभाजक बायसिंग परिपथ के लाभ हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए लाभ पूछा गया है, विभव विभाजक बायसिंग परिपथ के लाभ है। तो देखिए ज़्यादा अधिक यूज होने वाला यही परिपथ है, तो इसके लाभ भी तो आपको जानना जरूरी होगा। तो ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग बिंदु को शिफ्ट करता है, ऑप्शन बी R1 R2 के कई संयोग प्रयोग किए जा सकते हैं, केवल डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, R1 और R2 के कई संयोग प्रयोग किए जा सकते हैं, ऑपरेटिंग बिंदु का स्थिर मतलब ऑपरेटिंग बिंदु की जो है स्थिरता बनाए रखता है, तो इसलिए विभव विभाजक परिपथ जो होता है बायसिंग के लिए अच्छा परिपथ माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसके सारे 3 गुण थे, तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो सारे तीनों गुण याद होने चाहिए। बाकी देखिए हमने इसमें सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं पार्ट 1 में। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल भी, तो न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताएं कि वीडियो कैसी थी, जो भी थी अच्छी थी बुरी थी, मतलब जो भी मतलब उसमें था जो भी कमियाँ थी बताएं। अगर अच्छा था तो अच्छा बताएं। बाकी चैनल को ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता दें कि इसके पहले का जो आपका जो सब्जेक्ट है क्या कहते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल BEE और या फिर जनरल इंजीनियरिंग या फिर इसको कहते हैं BMCE या फिर फिजिक्स या फिर मैथ, तो सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। जाकर के प्ले स्टोर में फटाफट देखिए और वहाँ से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।